नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों ओबीसी क्रीमी लेयर के बाद एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करना चाह रही है। क्लियर है? ओबीसी /SC /ST क्रीमी लेयर क्लियर है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर में ओबीसी, एससी और एसटी, पहले ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू किया गया जिसका विश्वनाथ प्रसाद जब बीपी सिंह थे प्रधानमंत्री तो उसका विरोध किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट हाल ही अभी एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू किया है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट को क्रीमी लेयर या जो फर्जी राष्ट्रवादी व्यवस्थापक हैं वह क्रीमी लेयर लागू करना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम जानें। अब क्रीमी लेयर जिसमें हो जाता है यानी उपवर्गीकरण, उसमें दो भाग बन जाते हैं। एक होता है क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। अब उदाहरण, थोड़ा सा उदाहरण हम समझा रहे हैं कि आरक्षण का जो अनुपात है, आरक्षण का, वो इस समय 60% हो गया है, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण जुड़ गया, जो पूर्ण रूप से संवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। अब क्रीमी लेयर में क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां, ठीक है, रामू ये क्रीमी लेयर में आ गया, रामू क्रीमी लेयर में आ गया। ये ओबीसी एससी किसी समाज का ये व्यक्ति हो सकता है। अब जैसे ये क्रीमी लेयर में आ जाएगा तो इसका जो लड़का है, ठीक है, या लड़की है, इसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। क्या होगा? आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, आरक्षण मिलना बंद। और यहां मान लीजिए रामू के जगह महेश है। ठीक है, अब महेश के जो लड़का है, आबलिक लड़की है, ठीक है, इसको आरक्षण मिलेगा, इसको आरक्षण मिलेगा। इसको आरक्षण क्या होगा? मिलेगा। क्योंकि ओबीसी एससी एसटी समाज पहले से ही धर्म के आधार पे, जब सछूत और अछूत का बंटवारा हुआ था, सछूत में ओबीसी वर्ग के लोग आते थे, अछूत में एससी एसटी दलित के लोग आते थे। तो उसी समय इतनी जातियां बढ़ चुकी थी कि आपस में एक दूसरे को बड़ा मानती है और आपस में लड़ती रहती है। क्रीमी लेयर से और एससी में अगर 17 जातियां हैं, 22 जातियां हैं, तो और आपस में लड़ना शुरू कर देंगी। अब थोड़ा सा नियतार समझिए। अब जैसे मान लीजिए रामू सर्विस में आ गया, इसके पास पैसा हो गया,
जाति नहीं बदली, क्या होगा? जाति वही रहेगा, जाति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आरक्षण इसका खत्म हो जाएगा। जाति में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब इसका लड़का, मान लीजिए इसका जो लड़की है, लड़का है, एमए कर लिया है, ठीक है, पीएचडी कर लिया है, तो जब मान लीजिए एमए बीएड अगर इसका लड़का या लड़की कर लिए हैं, तो अब यह आरक्षण की सीमा में नहीं है, तो ये आरक्षित वर्ग में नौकरी नहीं पा सकते हैं। ये क्या होगा? आरक्षित वर्ग में नौकरी नहीं पा सकते हैं। और महेश का जो लड़का है, ठीक है, चूंकि धन के आधार पे ही, अर्थ के आधार पे ही क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का बंटवारा होता है। सुप्रीम कोर्ट दिखाने का प्रयास कर रही है फर्जी आंकड़े के आधार पे कि एससी एसटी में कुछ लोग बहुत धनाढ्य हो गए हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो गए हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अपने सीट के अनुपात से अभी 90% कम है। ओबीसी का भी यही हाल है, वो अलग नहीं है। अब महेश का लड़का क्या है? यहां पढ़ा ही नहीं है, अशिक्षित है, ठीक है, ये क्या है? अशिक्षित है। अब इसको आरक्षण मिल रहा है, ये क्या है? अशिक्षित है। या मान लीजिए कि इंटर पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है, इंटर पढ़ के छोड़ दिया किसी मजबूरी बस, तो ये जो जिसकी जात नहीं बदली है, क्रीमी लेयर में आ गया है, एमए बीएड पीएचडी है, आरक्षण वर्ग में नौकरी नहीं भर पाएगा क्योंकि इसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये इसको आरक्षण मिल रहा है लेकिन अशिक्षित है, इंटर तक पास है, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में फार्म तो भरेगा लेकिन ये कैटेगरी क्या? शून्य हो जाएगी। अभी आप लोग देखे हैं कि जितने भी विश्वविद्यालय में, ठीक है, जितने भी विश्वविद्यालय में जितने फार्म निकलते हैं, सब इंटरव्यू के आधार पर नियुक्तियां होती हैं, और इंटरव्यू के आधार पर नियुक्तियां होने के बाद इसी नॉन क्रीमी लेयर को दिखाकर ओबीसी का पद रिक्त कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, एनएफएस कर दिया जाता है। अब वही व्यवस्था एससी एसटी में भी लागू होने जा रही है कि यह आरक्षित सीट तो निकले लेकिन क्रीमी लेयर के आधार पे बंटवारा हो जाए, यह जैसे खत्म कर दिया जाए कि अब इस वर्ग में उस तरह के लोग नहीं हैं, इसलिए सीट खाली जा रही है। जबकि वास्तविकता यह है कि ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग सरकारी नौकरियों में नगण्य हैं। किसी भी न्यायालय या विश्वविद्यालय या सचिवालय का सर्वे करा लीजिए, एससी एसटी के लोग कोई भी बड़े पद पे नहीं है। पूरे भारत के कुलपति का सर्वे करा लीजिए, ओबीसी एससी एसटी के लोग 10% भी नहीं हैं। प्रोफेसर का अगर सर्वे करा लीजिए पूरे विश्व भारत का, तो उसमें भी इन लोगों का प्रतिनिधित्व 9 के बराबर है। इसका एक सीधा सा उदाहरण हम दे रहे हैं कि हम खुद डीएवी कॉलेज कानपुर में आए हैं, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और 1918 में मेरी नियुक्ति हुई, यानी 100 साल के बाद पहला एससी वर्ग का प्रोफेसर डीएवी जैसे ऐतिहासिक संस्थान में पहला प्रोफेसर हिंदी का बनकर हम खुद आए हैं। तो सोचिए, आरक्षण है तो ये हाल है, अगर आरक्षण नहीं होगा तो क्या हाल होगा। जबकि विश्वविद्यालय की स्थितियां ये है कि विश्वविद्यालय में सीटें योग्य अभ्यर्थी मिलने के बाद भी रिक्त कर दिया जा रहा है साजिश के तहत। अब थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या है। अब यहां सरकार से और जो व्यवस्था ये फर्जी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो पूरी तरह से संविधान को नष्ट करने में तुले हुए हैं, उनकी मंशा देखिए। जैसे संविधान का जब अब अध्ययन करेंगे तो जो मौलिक अधिकार है
जो अनुच्छेद 12 से शुरू होकर 36 तक खत्म होता है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिसमें राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को लागू किए जाने की चर्चा थी। तो थी क्या कि जैसे रेलवे ये क्या थी? सरकारी संपत्ति थी। क्या थी? सरकारी संपत्ति थी। ठीक है। इसी तरह बैंक, गन फैक्ट्री, ठीक, एयरपोर्ट, शिक्षक, सेना, डॉक्टर, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 इंजीनियर और डॉक्टर ओबीसी एससी के समाज लगभग नगण्य के बराबर है। अब सबसे ज़्यादा ओबीसी एससी के समाज कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा रेलवे में नियुक्ति होती थी, क्योंकि इसमें 16 बोर्ड था। ध्यान रखिएगा, 16 बोर्ड था, 16 बोर्ड के माध्यम से नियुक्तियां निकलती थी। बैंक में जब नियुक्तियां होती थी एसएससी के माध्यम से, हाई स्कूल पे एसएससी था, इंटर पे एसएससी था, स्नातक पे एसएससी था। उसके बाद गन फैक्ट्री में लाखों कर्मचारी काम करते थे। उसके बाद एयरपोर्ट में फिर शिक्षक की भर्तियां होती थी। शिक्षक की भर्तियां में भी 3 बोर्ड हुआ करता था, एक प्राथमिक स्तर का, फिर माध्यमिक स्तर का, फिर उच्च स्तर का। तीनों बोर्डों की हालात आपको बताना नहीं है, वर्तमान में आप देख रहे हैं। उसके बाद सेना था। सेना में अभी क्या है? अग्निवीर आया है। ठीक है, क्या आया है? अग्निवीर। अब आप प्रश्न उठाकर देखिए कि जो 4 साल की नौकरी करेगा, ठीक है, 4 साल जवानी में नौकरी पा गया, यानी 18 साल के बाद नौकरी पा गया, और ये सच्चाई है कि नौकरी पाने के बाद लोग कितना पढ़ते हैं। जब शिक्षक वर्ग का ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा, समझाने की जरूरत नहीं है। तो अग्निवीर योजना किसके लिए? अभी बताइए, अग्निवीर क्या कोई नेता का लड़का फार्म डालता है? कोई अभिनेता का लड़का फार्म डालता है? या किसी प्रोफेसर का लड़का डालेगा, इंजीनियर का लड़का डालेगा, या डॉक्टर का लड़का डालेगा? इसमें अग्निवीर योजना इसलिए लगाई गई क्योंकि सब इसमें दबे कुचले लोग, पिछड़े समाज के लोग, एससी एसटी के लोग फार्म डालते थे। यानी इसको इसीलिए इसको नष्ट कर दिया गया कि सेना वाली भर्ती खत्म कर दी जाए। अब हम ये आप प्रश्न खड़ा करिए कि सबसे पहले अगर लागू करना है क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर लागू करिए किसमें? जो 60% सामान्य वर्ग का आरक्षण है, सामान्य वर्ग का जो आरक्षण है, ठीक है, इसमें लागू करिए। इस 60% में कितने परसेंट एक ही जाति के लोग, 60% में से कितने परसेंट, कितने प्रतिशत एक ही जाति के लोग न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय, अब देखिए हमारा 3 ही प्रश्न हम क्यों उठाए हैं, न्यायालय और उसके बाद विश्वविद्यालय और सचिवालय, क्योंकि देश के जितने भी नियमावली बनते हैं वह इन्हीं में, यानी शैक्षिक उत्थान और पतन विश्वविद्यालय में निर्धारित है, नियम कानून संबंधी व्यवस्था न्यायालय में आधारित है, और सचिवालय में पूरे सरकार के नियम बनते हैं। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा यह है कि आखिर में आज तक सामान्य वर्ग में कितने परसेंट एक ही जाति के लोग न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय में भरे हुए हैं? उसमें कब क्रीमी लेयर लागू होगा? उसमें भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए ना, कि जनरल के लोग जान पाएं कि हमारा जो कोटा है, हमारा जो हिस्सा है, कौन एक ही जाति के लोग खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, उनके अंदर की योग्यता क्या है।
अब यहां आपको हम बता दें कि जैसे न्यायालय में क्या है, कोलोजियम प्रथा है। अब कोलोजियम प्रथा क्या है बताना नहीं है। कोलोजियम प्रथा का ही कारण 300 घराने के ही लोग आज तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में लगातार जज बनते आए हैं। पूरे भारत की व्यवस्था एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो न्यायालय में सबसे पहले क्या है, कोलोजियम प्रथा को आप समाप्त क्यों नहीं करते, इसको समाप्त करिए अगर न्यायप्रियता की बात है। उसके बाद विश्वविद्यालय में आते हैं। विश्वविद्यालय में 2 जो नियम है, एक है कुलपति, जो कुलपति सर्वोसर्वा विश्वविद्यालय का मालिक होता है, और दूसरा है शिक्षक वर्ग। अब देखिएगा, विश्वविद्यालय में जितने शिक्षक वर्ग की नियुक्ति होती हुई, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, उसमें यह देखा जाता है समाज वर्ग में कि हमारे जाति के लोग कितने % हैं, हमारे रिश्तेदार हैं कि नहीं, मंत्री जी के रिश्तेदार हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं कि नहीं, राज्यपाल के रिश्तेदार हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू बेस पे नौकरियाँ होती हैं, और इंटरव्यू का मतलब होता है इंटर, यानी उसके दिमाग में दिमाग बैठा लिए, जाति से जात मिला लिए, धर्म से धर्म मिला लिए, और उसकी चाटुकारिता करिए, या 40 से 50 लाख रुपया दीजिए, तब आप विश्वविद्यालय के शिक्षक बन पाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, लगभग जितने शिक्षक हैं सब भली भांत इस बात को जानते हैं। और कुलपति का चयन राज्यपाल के माध्यम से होता है। तो एक विशेष विचारधारा के लोग कुलपति बनते हैं, एक विशेष जाति के लोग कुलपति बनते हैं। तो आखिर में इसमें क्रीमी लेयर कब लागू आप कर रहे हैं, इसमें क्रीमी लेयर लागू करके बताइए कि कितने % भारत में ओबीसी एससी के प्रोफेसर हैं, कितने % सामान्य वर्ग में एक ही जाति के प्रोफेसर हैं। उसके बाद सचिवालय की भी यही स्थिति है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा है कि अगर 21 अगस्त 2024 जो एसी-एसटी आंदोलन करने जा रहा है पूरे भारत में, अगर एसी-एसटी के लोग अगर मरते हैं, कोई बात होती है, तो सीधे सीधे ये सुप्रीम कोर्ट के जज जिम्मेदार होंगे, जो गैर कानूनी ढंग से संविधान को नष्ट करते हुए क्रीमी लेयर लागू कर रहे हैं। आखिर में मेरा प्रश्न यह है कि बेरोजगारी पे आप क्रीमी लेयर कब लागू करेंगे? कितने % भारत में पूंजीपति वर्ग ओबीसी एससी एसटी का समाज है, कितने % जो आईएएस पीसीएस है उसमें बने हैं? क्यों? क्योंकि ओबीसी एससी के लोग परीक्षा तो पास करके इंटरव्यू तक जाते हैं, लेकिन विशेष विचारधारा के लोग, विशेष जात के लोग, विशेष धर्म के लोग उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, और आज भी द्रोणाचार्य बन के इन लोगों का सीधे अंगूठा नहीं गला काट दे रहे हैं। और यही कारण है कि विश्वविद्यालय, न्यायालय और सचिवालय तीनों में न्याय की व्यवस्था नहीं है, तीनों में असमानता घोर के भरी हुई है। और समाज में जब तक असमानता भरी रहेगी तब तक आप ये तीनों तबका, न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय, फूट डालो राज्य करो की नीति सदैव अपनाते रहेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोगों का हम ध्यान खींच रहे हैं और 2 मिनट और ले रहे हैं, चूंकि जो बाबा साहब अंबेडकर की जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसमें 3 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण है। एक है शिक्षा, शिक्षित बनो। दूसरा क्या है? संगठित रहो। ठीक है, शिक्षा और संगठन, यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष। ये 3 चीज बहुत जरूरी है।
तो आप लोगों को बता दें कि जो बाबा साहब का संविधान है, जिसमें ओबीसी एससी समाज का उद्धार हुआ, किसके माध्यम से उद्धार हुआ? शिक्षा के माध्यम से उद्धार हुआ। शिक्षा के माध्यम से आप तार्किक बनना शुरू किए और इनके रूढ़िवादी व्यवस्था पर चोट करना आपने शुरू किया। तो सरकार ने क्या सोचा कि शिक्षा को ही सबसे पहले नष्ट कर दिया जाए। तो आज की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है, सभी लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर किस तरह धरातल में जा रहा है, उसको समझाना नहीं है। बच्चों का काम केवल एडमिशन और परीक्षा देने तक ही सीमित रहा है, क्योंकि छात्र दिशा भ्रम है कि हम जो शिक्षा ले रहे हैं उसका क्या करेंगे, क्योंकि सरकारी संस्थाएं तो पूर्ण रूप से बिक चुकी है। तो यानी शिक्षा को पूर्ण रूप से सरकार क्या कर रही है? नष्ट कर रही है। फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जबरदस्ती नंबर दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि शिक्षक बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। और एक जमाना था कि बच्चे शिक्षक का इंतजार करते थे कि कब पढ़ाने आएंगे। दूसरा, संगठन यानी शिक्षित बनो, संगठित रहो। जो आपस में जोड़ था, क्रीमी लेयर इसीलिए लागू किया जा रहा है कि जो एससी एसटी समाज के लोग हैं और फूट डालो राज करो इसमें अपनाया जाए। जैसे ओबीसी के समाज के लोग आज तक न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय में अपना स्थान निर्धारित नहीं किए, केवल धर्म के नाम पे लूटते गए, अपने आप को नष्ट करते गए, वैसे ही एससी एसटी के समाज के लोगों के साथ लागू हो। दूसरा क्या है? संघर्ष करो। अब लगभग सरकार ने गांव में संघर्ष करना ही धीरे धीरे बंद कर दिया है, क्योंकि मनरेगा जैसी व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। नौकरी मिलने वाली नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, भूखमरी चरम सीमा पे है। तो सरकार क्या कर रही है? 5 किलो अनाज देना शुरू कर रही है। ठीक है, अब 5 किलो अनाज यानी व्यक्ति का अगर पेट भरता रहे तो फिर सोचना बंद कर देता है। ग्रामीण स्तर की स्थिति भी यही है कि गांव के जो बेरोजगार युवक हैं उनको राशन देकर एक तरह से संघर्ष करने वाला जो मूल सिद्धांत है, ओबीसी एससी समाज जो संघर्ष करता था, उसको क्या कर रही है सरकार? धीरे धीरे नष्ट कर रही है और व्यक्ति में कुंठा का भाव भरता जा रहा है। अंततः सीधा सीधा एक ही प्रश्न है कि अगर 21 अगस्त को जो भारत बंद आंदोलन होने जा रहा है, अगर उसमें एससी एसटी के समाज की कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसके सीधा सीधा जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के वह कोलोजियम प्रथा से फर्जी एक ही जाति के लोग जिम्मेदार होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।